बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेक्चर नंबर है हमारा 22। ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो परमानेंट एक पॉजिटिव चेंज आता है, एक आप कह सकते हो कि साइज़ के लिहाज से, उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स के लिहाज से, उसके वॉल्यूम के लिहाज से जो चेंज आता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। यानी कि परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज़, वॉल्यूम एंड नंबर। एक ऑर्गेनिज्म में चेंजेस किस तरह से आती हैं? आप एक ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है? मेल एंड फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, जाइगोट बनेगा। वो जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होगा और फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस के जरिए वो एक एडल्ट फॉर्म में चेंज होगा। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ रही हैं। ये जितनी भी चेंजेस आती हैं ऑर्गेनिज्म में, जिसमें आप कहते हो कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ या एडल्ट फॉर्म की तरफ जाता है, इन चेंजेस को हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस कहते हैं। तो इट मीन्स कि डेवलपमेंट क्या है? इट्स अ प्रोग्राम्ड सीरीज़। किस चीज़ की सीरीज़ है? जिसमें वो स्टेजेस आती हैं, जिसमें आप एक ऑर्गेनिज्म का बताते हो कि वो एक सिंपलर फॉर्म से कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होता है। दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। जैसे अगर आपके पास एक जाइगोट है, आप कह रहे हो कि जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हुआ, डिवीजन की वजह से क्लीवेज हुई, वो म्यूरोला में चेंज हुआ, देन ब्लास्टुला में आया और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुलेशन में कन्वर्ट हुआ और इसी तरह से बाकी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हुए। तो ये जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड करती है, सेल्स की डिफ्रेंसिएशन होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से। तो जब आप स्टेजेस की बात करते हो तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो इन स्टेजेस से पास ऑन होते हैं, जो कि जाइगोट से एक एडल्ट फॉर्मेशन तक में आते हैं। यानी कि जाइगोट से नेक्स्ट बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, जिन स्टेजेस से उस इंडिविजुअल ने पास ऑन होना तो गुजरना होता है, जिसके बाद वो प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म या एडल्ट में चेंज होता है। तो ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं ये जाइगोट और एडल्ट फॉर्मेशन के दरमियान में ही होती हैं। ठीक है, इन स्टेजेस को हम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस कहेंगे और वो इंडिविजुअल जो इन स्टेजेस से पास ऑन हो रहा है, जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जा रहा है, उसको हम एम्ब्रियो का नाम देंगे। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सबसे पहले प्लांट को डिस्कस करते आए हैं, तो इसी तरह से हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्लांट्स के केस में ही डिस्कस करेंगे। प्लांट्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट में 3 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला कि सेल डिवाइड होता है, फिर सेल की इलॉन्गेशन होती है और फिर सेल्स की डिफरेंशिएशन होती है इनटू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। मतलब प्लांट्स में, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स में एक ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल जो है वो ऑर्गन्स से बनता है, ना कि ऑर्गन सिस्टम से। तो इट मीन्स कि उस ऑर्गन की फॉर्मेशन जो है वो इन्हीं 3 प्रोसेसेस की वजह से होगी। यानी कि वो ऑर्गन्स जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिहाज से जो बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। प्लांट्स में ग्रोथ के लिहाज से कुछ ग्रोथ पैटर्न्स देखे जाते हैं, उनको हम ओपन ग्रोथ पैटर्न्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब प्लांट बनता है और जितनी उसकी लाइफ लिखी होती है, थ्रू आउट लाइफ वो न्यू ऑर्गन्स की एडिशनिंग करवाता है। जैसे हम कहते हैं कि पतझड़ के मौसम में पत्ते गिर जाते हैं, इट डजेंट मीन कि प्लांट की बॉडी पर लीव्स दोबारा नहीं आएंगे, नहीं, वो न्यू लीव्स बना लेता है। तो ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, रूट्स हैं, वो थ्रू आउट लाइफ वो ऐड, उनकी एडिशनिंग जो है, उनको ऐड जो है वो करवाता रहता है। प्लांट की बॉडी इनलार्ज कैसे होती है? रूट और शूट टिप के लेवल से, या रूट और शूट की जो टिप्स हैं वहाँ से प्लांट की बॉडी इनलार्ज होगी, प्लांट की हाइट जो है या प्लांट बॉडी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन इसका मतलब ये आप नहीं कह सकते कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो ऑल टाइम सेम होगी, यानी कि प्लांट के जो ग्रोथ रेट है वो यूनिफॉर्म होगा, नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि प्लांट में जो ग्रोथ है, स्टार्टिंग पे अगर हम बिगिनिंग में बात करें तो वो स्लो रेट पे चल रही होती है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली बहुत रैपिड हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अपना मैक्सिमम रेट अटेन कर लेती है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। बट सेम कह लें कि जब एंडिंग आती है या ग्रेजुअली वो ग्रोथ रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इट मीन्स कि स्टार्ट में ज़्यादा कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हो गया। तो ऐसी ग्रोथ रेट जो कभी इंक्रीज़ हो रही है, कभी डिक्रीज़ हो रही है, कभी मैक्सिमम हो रही है, कभी मिनिमम हो रही है, ये ग्रोथ रेट यूनिफॉर्म नहीं होती। प्लांट्स में जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक टिश्यू का नाम आता है, दैट इज़ मेरिस्टेम। इसको आप चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस कर चुके हो फर्स्ट ईयर में। मेरिस्टेम आप ग्रुप ऑफ सेल्स या यंग टिश्यूज़ को कहते हैं। ये वो सेल्स होते हैं जिनमें रिपीटेडली डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे एक लोअर प्लांट है, लोअर प्लांट की पूरी बॉडी जो है वो ग्रो कर सकती है, लेकिन हायर प्लांट्स में पूरी बॉडी जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। यानी कि प्लांट में, हायर प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो कुछ सर्टेन रीजन्स तक रिस्ट्रिक्टेड होती है, लिमिटेड होती है। उन रीजन्स को हम ग्रोइंग पॉइंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये ग्रोइंग पॉइंट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। इस ग्रोइंग पॉइंट्स के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिवाइड हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि वो ग्रोइंग पॉइंट्स क्या होंगे? वो ग्रोइंग पॉइंट्स जो है मेरिस्टेम्स को ही कहते हैं। मेरिस्टेम ज़्यादातर कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? मेरिस्टेम ज़्यादातर स्टेम की टिप्स पे और रूट की टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो आमतौर पर जो हम लोकेशन देखते हैं वो रूट और स्टेम की टिप्स हैं।
आपके सिलेबस में जो टाइप्स इंक्लूडेड हैं इंटर लेवल के लिहाज से वो 3 टाइप्स हैं। ये मेरिस्टेम की जो प्लांट बॉडी में पोजीशन होती है उसकी बेस पे, ठीक है। ये 3 टाइप्स किसकी बेस पे हैं? मेरिस्टेम की जो प्लांट बॉडी में पोजीशन होती है उसकी बेस पे। अदरवाइज फंक्शन के लिहाज से, डिवीजन के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से मेरिस्टेम की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स आती हैं। तो हम ये इन्हीं 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी हैं? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। सबसे पहले बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की रूट्स में और स्टेम की टिप्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है ये प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे, यानी कि प्लांट बॉडी की लेंथ को, उसकी हाइट को इंक्रीज करते हैं। प्लांट बॉडी में एक्सटेंशन के साथ इनका मेन कंसर्न होता है। टिप्स पे रूट की और स्टेम की जो टिप्स हैं, यहाँ पे जो बेसिकली ग्रोथ जोन्स होते हैं वो परपेचुअल ग्रोथ जोन्स होते हैं, यानी कि जो वो जोन्स जो कॉन्टीन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, जो कभी भी रुकते नहीं हैं। जब तक प्लांट की लाइफ है, थ्रू आउट लाइफ इनमें कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ होती रहती है। वो रूट और स्टेम के टिप्स ही हैं जहाँ पे मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, ये कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ करवा रहे होते हैं। इट मीन्स कि कॉन्टीन्यूसली प्लांट की हाइट जो है वो इंक्रीज होती रहती है, जब तक लिखा हो कि या जब तक डिटर्मिनेंट हो कि भाई इतने टाइम तक इसकी ग्रोथ जो है वो होती रहेगी या हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। तो प्लांट की जो रूट और स्टेम टिप्स जो हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, इट मीन्स कि डिवीजन होगी यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस इसको परमानेंट कंसिडर किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में इसको टेम्प्रेरी नेचर का भी कहा जाता है कि ये एपिकल मेरिस्टेम जो है ये टेम्प्रेरी नेचर का होता है। लेकिन क्योंकि रूट और स्टेम की टिप्स के लिहाज से हम बात करें तो ये परमानेंट नेचर का ही होता है कि ये कॉन्टीन्यूसली जो है हर वक्त जो है ये डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, डिवीजन होती रहती है और लेंथ जो है वो इंक्रीज होती रहती है। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वो मेरिस्टेम्स जो इंटरनोड्स की बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं। अब इंटरनोड्स क्या होते हैं? प्लांट के ऊपर, प्लांट की स्टेम पर कुछ पार्ट्स होते हैं लाइक नोड्स, ठीक है। नोड्स वो पार्ट है इसका स्ट्रक्चर के लिहाज से जिससे लीफ अराइज करता है। इन दो नोड्स के दरमियान वाला रीजन जो होगा दैट विल बी द इंटरनोड, ठीक है। इसको हम इंटरनोड कहेंगे, बिटवीन द नोड्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ की वजह से ये टिप पोर्शन से अलग हो जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मेजर रोल कहाँ पे होता है, क्या होता है? क्योंकि ये इंटरनोड्स की बेस में होता है, इट मीन्स कि ये फ्लावर्स की और लीव्स की प्रोडक्शन करवाता है जब ज़रूरत होगी। तो जब ज़रूरत के वक्त ये काम करेगा तो इट मीन्स कि ये टेम्पररी नेचर का होता है। उसके अलावा लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेटरल मेरिस्टेम्स प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर या कॉक टिश्यूज़ जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर कुछ डिवाइडिंग सेल्स, सिलेंडर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। जैसे वेस्कुलर कैम्बियम है और कॉक कैम्बियम है। ये डाइकॉट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में देखा जाता है, यानी कि उन प्लांट्स में जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होनी होगी, यानी कि प्लांट की जो स्टेम है, जो रूट है, जहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, और वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है वो स्टेम और रूट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। यानी कि जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये मेरे पास, मैंने कहा कि प्लांट की स्टेम के अंदर यहाँ पे मैंने प्लेस किया है एक वेस्कुलर टिश्यू शो किया है, दिस इज द प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम, इन दोनों के दरमियान में एक डिवाइडिंग सेल्स का सिलेंडर प्रेजेंट होगा जिसको हम कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। इट्स अ लेटरल मेरिस्टेम। ये हर सीज़न में, हर साल में, सॉरी हर सीज़न में नहीं, हर साल में सीजनल इसकी टाइमिंग होती है कि जैसे इसकी वेस्कुलर कैम्बियम की डिवीजन का सीज़न आता है, लाइक स्प्रिंग सीज़न है या समर सीज़न है, तो उसमें वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा? इनसाइड और आउटसाइड की तरफ डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ पे ये न्यू जाइलम की और न्यू फ्लोएम की लेयर बनाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की जो स्टेम और रूट है उसका डायमीटर मतलब थिकनेस या उसकी जो ग्रिथ है वो इंक्रीज़ होगी, यानी कि स्टेम जो है वो मोटी होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो डिटर्मिनेट भी हो सकती है और इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है प्लांट के पार्ट्स के लिहाज से। अगर हम बात करें तो प्लांट के जिन पार्ट्स में ग्रोथ एक सर्टेन साइज तक होती है, जिसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, उसको आप डिटर्मिनेट कह सकते हो। जैसे लीव्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं, इनमें ग्रोथ जो है वो एक साइज़ तक होती है, यानी कि वो साइज़ अटेन हो गया उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी। उसी तरह से वो पार्ट्स जिनमें मेरिस्टेम भी प्रेजेंट होता है और कॉन्टीन्यूसली रिप्लेनिशमेंट होती रहती है, यानी कि रीफिलिंग होती रहती है, कॉन्टीन्यूसली सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं सेल डिवीजन की वजह से, तो उन पार्ट्स में ग्रोथ जो है वो कॉन्टीन्यूसली होती रहेगी, यानी कि जैसे रूट है और स्टेम है, ऐसी ग्रोथ को हम इनडिटर्मिनेट कहते हैं, या ऐसे पार्ट्स को हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ शोइंग पार्ट्स भी कह सकते हैं। ओवरऑल ग्रोथ को हम जब क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास दो मेन इसकी टाइप्स आती हैं, एक है प्राइमरी ग्रोथ, एक है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है?
एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है, जैसे कि अभी हमने पीछे बात किया, अभी प्रीवियसली हमने स्लाइड्स में यही चीज़ डिस्कस की। एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है और प्राइमरी टिश्यूज़ की एडिशनिंग होती है। प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, जैसे अगर हम कहें यहाँ पे इसे एक प्लांट है, इसकी रूट्स हैं, ये अगर डाउनवर्ड ग्रो कर रही हैं और स्टेम अगर अपवर्ड ग्रो कर रहा है तो इट मीन्स कि प्लांट की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। किसकी वजह से इंक्रीज होगी? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। और इस ग्रोथ के टाइम पे जितने भी टिश्यूज़ ऐड होंगे, बेशक वो पिथ है, वो कॉर्टेक्स है, वो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, वो एपिडर्मस है, वो सारे क्या होंगे? दोज विल बी प्राइमरी टिश्यूज़। ठीक है। उसी तरह से सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या चीज़ है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है वेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि या इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से भी हो सकती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली हम इसको लेटरल मेरिस्टेम की बेस पे ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से ही ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होगा तो थिकनेस इंक्रीज होती है, तो इट मीन्स कि सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। अब जब जिन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होगी उस दौरान जितने भी टिश्यूज़ ऐड होंगे, वो बेशक वो आप कह रहे हो कि सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू है, सेकेंडरी पिथ है, सेकेंडरी या मिडलरी रेज वगैरह हैं, इस तरह के जितने भी टिश्यूज़ बनते हैं वो सेकेंडरी टिश्यूज़ ही होते हैं। ठीक है। अब इस ग्रोथ का काम क्या है? ये प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज़ करता है, यानी कि जैसे आप कह रहे हो कि ये एक प्लांट है जो कि थिन था, जब इसमें वेस्कुलर कैम्बियम के सेल्स डिवाइड हुए, नई नई लेयर्स बनी, तो प्लांट जो है वो थिक हो गया। जैसे आप देख सकते हैं हमारे कॉलेज में एक प्लांट लगा हुआ है, साइकस, खजूर जैसा दरख्त है, उसकी स्टेम आप देख सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स वो मोटी है, तो वो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो वो ग्रोथ जिसमें आपको अगर आप कह रहे हो कि प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही है बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, दैट विल बी प्राइमरी ग्रोथ। और अगर वो ग्रोथ जिसमें हम कह रहे हैं कि लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से प्लांट की थिकनेस इंक्रीज हो रही है, दैट विल बी सेकेंडरी ग्रोथ। अगर इसमें आप एग्जाम्पल देना चाहो तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। प्राइमरी ग्रोथ के केस में हम बता सकते हैं मोनोकॉट्स को। मोनोकॉट्स जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं गंदम है, चावल हैं, जो ये सीरियल क्रॉप्स वगैरह हैं, इनकी स्टेम, ये ग्रास है, घास जो है, इनकी स्टेम बहुत पतली होती है। ठीक है। इनमें प्राइमरी ग्रोथ होती है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम होता ही नहीं है उनके अंदर। जबकि डाइकॉट्स हैं जो वुडी प्लांट्स हैं, दरख्त वगैरह हो गए हैं, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह जो है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। आफ्टर दैट फेसेस ऑफ ग्रोथ। फेसेस ऑफ ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास प्लांट क्योंकि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें ग्रोथ जो है वो 4 फेसेस के अंदर होती है। एक जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन या फेस ऑफ इलॉन्गेशन, मैचुरेशन एंड देन डिफरेंशिएशन। जोन ऑफ डिवीजन का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेल्स जो है वो डिवाइड होंगे माइटोसिस की वजह से। ठीक है। एज यू नो कि मियोसिस प्लांट्स में तब होगी जब स्पोर्स की प्रोडक्शन होनी है, तो उसके अलावा जितनी भी सेल डिवीजन होगी वो किस टाइप की होगी? माइटोसिस होगी। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे रूट की टिप पे और स्टेम की टिप में, ये चीज़ देखी जाती है। रूट की टिप पे कवरिंग होती है, उसको हम रूट कैप कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो इमेज आपकी बुक में ऐड की गई है वो रूट टिप्स के लिहाज से। तो रूट टिप पे जो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है उसमें वो बेसिकली क्या करेगा? वो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेगा बाय सेल डिवीजन कॉल्ड माइटोसिस। यहाँ पे सेल डिवीजन फेस में जो सेल्स होते हैं, एक तो वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल स्मॉल साइज़ के होते हैं। उनमें सेल जो है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ना कि वैक्यूल, ये नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं। माइटोसिस के बाद नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए, फिर सेल्स अपने साइज़ में इनलार्ज या इंक्रीज होना शुरू होते हैं, और उस दौरान इस जोन में या इस फेस में साइटोप्लाज्म और सेल वॉल मटेरियल की सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ जोन ऑफ इलॉन्गेशन। जैसे हमने कहा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करके सेल साइज में लार्ज होना शुरू हुआ है, तो इट मीन्स के रूट और जो स्टेम की जो एपिक्स पोर्शन है उसके थोड़े डिस्टेंस पे एक जोन प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं जोन ऑफ या फेस ऑफ सेल इलॉन्गेशन, जिसमें आप कह सकते हो कि फ्यू मिलीमीटर, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ये ओनली फ्यू मिलीमीटर इन लेंथ इसकी जो है कहने की इसकी लंबाई बताई जाती है। तो इलॉन्गेशन में क्या होगा कि सेल जितने भी सेल्स मौजूद है यहाँ पे, बेशक आप करेंगे 10 सेल्स बने हैं, 20 बने हैं, 50 बने हैं, ये सेल्स वाटर को अपटेक करते हैं। वाटर अपटेक करने के बाद इनका वॉल्यूम के लिहाज से अगर हम बात करें तो इनका वॉल्यूम जब इंक्रीज़ हो जाता है 150 फोल्ड्स। किस वजह से? जो इन्होंने वॉल्यूम या जो सैप इन्होंने अपटेक किया है उसकी वजह से इनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से सेल वॉल की प्लास्टिसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, यानी कि सेल जो एक्सपैंड हो जाता है और वॉल पर जो प्रेशर है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, और इस जोन में भी नए साइटोप्लाज्म की एडिशनिंग सिंथेसिस चलती रहेगी, सेल वॉल का नया मटेरियल जो है वो बनता रहेगा। आफ्टर दैट थर्ड जोन इज़ मैचुरेशन। मैचुरेशन में क्या होगा कि सेल जो है अपना फाइनल साइज़ अटेन करेगा, यानी कि सेल का जितना साइज़ होना चाहिए वो उतना साइज़ अटेन कर लेगा। देन प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट टिश्यूज़ या कहने के सेल्स मौजूद होते हैं
उसमें आप कैटेगराइज करते हुए कुछ सेल्स जो है वो इलोंगेट नहीं करते हैं, कुछ सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इलोंगेट करते हैं लेंथ वाइज के लिहाज से। जैसे पित्त है, कॉर्टेक्स है, इनके सेल्स जो हैं, ये दूसरे टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो इलार्ज या इलोंगेट नहीं होते हैं अलॉन्ग द एक्सेस। एक बार कहने मेच्योर हो जाए वो फर्दर उनमें इलोंगेशन नहीं होती है, या फर्दर वो मेच्योरेशन स्टेज पे आगे फर्दर उनमें उनकी लंबाई जो है या वो लंबे नहीं होते हैं, वो साइज़ अपना अटेन कर लेते हैं, उसके बाद उनमें फर्दर कहने के चेंजेस नहीं आते हैं। जबकि कुछ सेल्स जैसे फाइबर्स हैं, ट्रैकीड्स हैं, ये लेंथ वाइज जो है वो इलोंगेट होते रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर सेल्स। सेल्स डिवाइड भी हो गए, इलोंगेट भी हो गए, मेच्योर भी हो गए। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन, यानी कि जब इनलार्जमेंट स्टॉप हो जाएगी तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी, यानी कि वो सेल की वॉल्स जो हैं वो थिक होना शुरू होंगी। थिकनेस जो है वो सेल्स में डिफरेंस बताता है, उनको डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि सारे सेल्स जो हैं, सारे सेल्स की वॉल जो है वो थिक नहीं होती है। बहुत सारे सेल्स की वॉल्स में जहाँ पे थिकनेस देखी जाती है, वहाँ पे बहुत सारे सेल्स या टिश्यूज़ की वॉल्स में पिट्स भी देखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक अगर सेल वॉल बनाती हूँ, यहाँ पे हम कहेंगे इसमें पिट्स मौजूद है, इस तरह से होल्स, पिट्स कहते हैं बेसिकली हम होल्स को, ठीक है। आप डिप्रेशंस भी कह सकते हो, गड़ा जिसको आप कहते हैं, या सुराख भी कह सकते हो, ओपनिंग्स भी कह सकते हो। तो कुछ सेल्स या कहेंगे बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज़ की वॉल्स में पिट्स भी प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा अगर हम जाइलम वेसल्स की बात करें तो जाइलम की वॉल्स में थिकनेस देखी जाती है, वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है। तो वेरियस टिश्यूज़ या बहुत सारे टिश्यूज़ के सेल्स जो है वो आपस में डायमेंशंस की वजह से, थिकनेस की वजह से या स्ट्रक्चरल फीचर्स की वजह से जो उनके अंदर बनते हैं, उनकी बेस पर उनको डिफरेंशिएट भी किया जाता है। तो प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो इन 4 फेसेस में होती है, जो कि बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से ही हो रही होती है। बेसिक जो है वहाँ से स्टार्ट होती है। सेल ने डिवाइड होना है, क्योंकि सेल में डिवाइड होने की एबिलिटी है। उसके बाद सेल इलोंगेट होगा, मैच्योर होगा और फिर डिफरेंशिएट होगा, यानी कि स्पेसिफिकली सेल्स ने अपना अपना काम करना शुरू करना है। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें एक हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल है, ये अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। इनका क्या क्या काम है अभी नहीं पता। जब ये डिफरेंशिएट होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ ये सेल पेरेन्काइमा में चेंज हो जाएगा, इसने अपना काम करना है। ये सेल स्क्लेरेन्काइमा में चेंज हो जाएगा, इसने अपना काम करना है। ये सेल जाइलम में चेंज हो जाएगा, इसने अपना काम करना है। अब जो काम जाइलम परफॉर्म कर रहा है वो काम पेरेन्काइमा परफॉर्म नहीं करेगा। जाइलम ने वाटर की कंडक्शन, मेनली हम उसका ये फंक्शन बताते हैं ना कि वाटर की कंडक्शन करवाता है। पेरेन्काइमा चीज़ों को स्टोर करता है, वाटर को कंडक्ट नहीं करवाता। स्क्लेरेन्काइमा है, ये डेड सेल्स होते हैं, इनके वॉल जो है बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। इन तीनों में वॉल मटेरियल भी डिफरेंट है, सेल वॉल का मटेरियल भी डिफरेंट होता है। स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यूज़ है, ये क्या करेंगे, ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये काम पेरेन्काइमा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन के टाइम पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उनको डिफरेंशिएट किया जाता है कि उन सब ने अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन या रोल प्ले करना है। उसके बाद यहाँ तक आपका था शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन। यहाँ पे भी ग्रोथ को रिलेशन जो स्टार्ट हो रहा है, ये शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट्स वाला क्वेश्चन जो बेटा आप शॉर्ट और एक टॉपिक इसका लॉन्ग के लिए और बाकी सारा एमसीक्यूज के तौर पे तैयार करोगे। ग्रोथ कोरिलेशन किसे कहते हैं? कोरिलेशन मतलब थिंग्स, दो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हों, उनको हम कोरिलेशंस कहते हैं। अब ग्रोथ कोरिलेशन का मतलब क्या है? जैसे कि हमें पता है प्लांट्स में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है। वो डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, लेकिन एक ही रेट पे ग्रो नहीं करते, मुख्तलिफ रेट्स पे ग्रो करते हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को हम ग्रोथ कोरिलेशन कहते हैं, जिसमें प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनमें एक ऐसा रिलेशन शो होगा कि जिसमें एक पार्ट की ग्रोथ जो है वो दूसरे पार्ट की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि डिफरेंट प्लांट्स हैं उनमें डेवलपमेंट अकर करेगी, डेवलपमेंट होगी। अब यहाँ पे ग्रोथ कोरिलेशन को क्लियर करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए एक फिनोमेनन यहाँ पे दिया गया, दैट इज़ एपिकल डोमिनेंस। इसका जिक्र हमने चैप्टर नंबर 17 में भी किया था, ऑक्सिन्स की बेस पे और साइटोकाइनेंस की बेस पे। एपिकल डोमिनेंस एज कोरिलेटिव इफेक्ट्स की बेस पे अगर हम बात करें तो प्लांट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, एज जिसको हम ग्रोथ कोरिलेशंस के तौर पे एज एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। एपिकल डोमिनेंस में सिर्फ एपिकल बर्ड्स में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें एपिकल बर्ड्स जो है वो ग्रो करते हैं, लेकिन जो लेटरल या लोअर बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव किया गया कि जब हम एपिकल बर्ड को रिमूव करते हैं तो लोअर बर्ड्स की ग्रोथ जो है वो एपिकल बर्ड जब रिमूव किए जाते थे, ठीक है, जब आप एपिकल बर्ड्स को रिमूव करते हो तो ग्रोथ जो है लोअर बर्ड्स में वो इनहिबिटेड हो जाती थी। उसकी रीज़न क्या है कि ये कहा गया था एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे या उनके रिजल्ट्स की बेस पे कि जो शूट अपेक्स, एक्टिव शूट अपेक्स जो है वो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को किसी ना किसी तरह कंट्रोल कर रही है। तो इसी को हम एपिकल डोमिनेंस कहेंगे कि जिसमें एपिकल बर्ड्स जो है या जो स्टेम की हाइट है वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्टेम की ब्रांचेस जो है वो नहीं बन रही हैं,
यानी कि लेटरल बर्ड्स जो है वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें ब्रांचेस जो है वो नहीं बनती हैं या ब्रांचेस जो है वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो हार्मोन्स के लिहाज से अगर हम बात करें, हमने एपिकल डोमिनेंस में क्योंकि हार्मोन्स का रोल देखा था, तो यहाँ पे हम हार्मोन्स की बेस पे ही बात करेंगे। दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो एपिकल डोमिनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, एक है ऑक्सिन और एक है साइटोकाइनिन, लेकिन दोनों एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। कैसे? थिमन और कुक ने 1934 में एक्सपेरिमेंट किया था। उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बाद उन्होंने जो मेन चीज़ बताई थी वो ये थी कि एपिकल डोमिनेंस जो है वो ऑक्सिन की वजह से होती है। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास स्टेम का यहाँ पे टर्मिनल वर्ड प्रेजेंट है या एपिकल वर्ड प्रेजेंट है, इस एपिकल वर्ड में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? ऑक्सिन। ठीक है, ये ऑक्सिन क्या करेगा? ये जब ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है तो इस ऑक्सिन की वजह से जो यहाँ पे लेटरल वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे आगे स्टेम की ब्रांचेस बननी होती है, इनकी ग्रोथ नहीं होगी। यानी कि ऑक्सिन इस टर्मिनल वर्ड्स से निकलकर डिफ्यूज़ होगा कहाँ पे? लेटरल वर्ड्स में। यहाँ पे आके एक इफेक्ट कॉज करेगा जिसको हम कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट, मतलब लेटरल वर्ड्स की ग्रोथ को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। अब यहीं पे अगर आप साइटोकाइनिन प्रोवाइड करते हो इसको, तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, जो कि रिसर्चेस के बेस पे बताया गया है कि साइटोकाइनिन ऑक्सिन के ऑपोजिट रोल प्ले करेगा, उसके एंटागोनिस्टिक वर्क करेगा। एपिकल डोमिनेंस में इसका रोल क्या होगा कि अगर हम इस इनहिबिटेड बर्ड्स पे साइटोकाइनिन अप्लाई कर दें तो ये बर्ड्स जो हैं उनकी ग्रोथ जो है या जो इनहिबिशन कॉज हुई थी, इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये बर्ड्स जो है वो एपिकल डोमिनेंस से रिलीज हो जाएंगे और ये लेटरल बर्ड्स जो है उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स कि एक कंपनसेटरी इफेक्ट यहाँ पे होगा, और क्या है कि अगर आप एपेक्स यानी कि टिप पोर्शन को रिमूव कर दो तो लेटरल बर्ड्स जो है वो एपिकल डोमिनेंस से रिलीज हो जाएंगे और बर्ड्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि इस तरह से हमने ये चीज़ कट डाउन कर दी है तो यहाँ पर जो लेटरल बर्ड्स प्रेजेंट थे जिनकी ग्रोथ नहीं थी हो रही, उन बर्ड्स से ब्रांचेस बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा एपिकल डोमिनेंस टैप रूट डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टैप रूट क्या होती है? सीड के रेडिकल से जो रूट अराइज करती है उसको हम टैप रूट कहते हैं। कुछ रूट्स स्टेम से भी अराइज करती हैं, स्टेम प्लांट पे जो ब्रांचेस स्टेम की ब्रांचेस है उससे भी अराइज करती हैं। कुछ रूट्स जो है वो लीफ से भी अराइज कर रही होती हैं, लेकिन वो रूट्स जो है वो टैप रूट नहीं, वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। उसके अलावा हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी ऑक्सिन की बेस पे पोटैटोज की स्प्रोटिंग ऑफ आइस की। पोटैटोज में लेटरल बर्ड्स की ओपनिंग या लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ या स्प्रोटिंग को इनहिबिट किया जा सकता है अगर हम उसमें ऑक्सिन अप्लाई करते हैं। जैसे आपके पास एक पोटैटो है, आप उसको स्टोर करना चाहते हो ज़्यादा देर के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, आप उन पोटैटोज़ को स्टोर करने के लिए क्या करोगे? आप ऑक्सिन अप्लाई कर दोगे। ऑक्सिन अप्लाई करने से क्या होगा कि उसके ऊपर जो वाइट लेटरल बर्ड्स या स्प्रोटिंग है वो नहीं होगी। स्प्रोटिंग का मतलब ये होता है कि स्प्रोटिंग स्टार्ट होने का एक ड्यूरेशन होती है, एक सीज़न होता है। जब आप एक पोटैटो को बहुत ज़्यादा देर के लिए रख छोड़ते हो तो उसके अंदर कंडीशंस उसको क्योंकि ऐसी मिल जाती हैं कि पोटैटो के ऊपर बर्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। वो बर्ड किस चीज़ की इंडिकेशन है कि न्यू प्लांट इससे अराइज हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, पोटैटो को स्टोर करने के लिए हम ऑक्सिन अप्लाई करते हैं, तो इसकी वजह से स्प्रोटिंग नहीं होगी। एपिकल डोमिनेंस का इफेक्ट जो है यहाँ पे भी देखा जा सकता है। उसके अलावा जो प्लांट्स जिनमें लेटरल ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं या जिनमें डेंस ग्रोथ होती है लेटरल ब्रांचेस की, उनके अंदर एपिकल डोमिनेंस कम ही देखी जाती है। ऑक्सिन प्रोड्यूस होगा, ऑक्सिन बाकी रोल्स या बाकी वर्किंग करेगा, बाकी फंक्शंस परफॉर्म करेगा, लेकिन एपिकल डोमिनेंस उन प्लांट्स में नहीं देखी जाती। आपके साथ एक इमेज यहाँ पे बेटा मैंने ऐड की है। यहाँ पे देख सकते हो, एक जगह पे लिखा हुआ है एपिकल डोमिनेंस और एक जगह पे लिखा हुआ है डोमिनेंस रिलीज। तो यहाँ पे ये जो एपिकल वर्ड है, ठीक है, ये जो एपिकल वर्ड है यहाँ पे ऑक्सिन प्रोड्यूस हुआ। क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई? ऑक्सिन प्रोड्यूस हुआ। ये ऑक्सिन जब ट्रांसमिट हुआ या ट्रांसफ़र हुआ जब एपिकल बर्ड्स में, तो इसने बर्ड्स में इनहिबिशन कॉज यानी कि इनकी ग्रोथ को रोक दिया। लेकिन अगर आप इस एपिकल बर्ड को रिमूव कर देते, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एपिकल बर्ड को लिखा हुआ है प्रून्ड, यानी कि इसको कट कर देते हो, डिकैपिटेट कर देते हो इस चीज़ को, इसको आपने रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे जो ये एपिकल बर्ड्स थे, सॉरी जो इनहिबिटेड बर्ड्स थे, इनकी ग्रोथ जो है आप देख सकते हो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो एपिकल बर्ड को रिमूव करने से क्या हुआ? ऑक्सिन रिमूव हो गया। जब ऑक्सिन ही नहीं होगा तो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को कौन स्टॉप करेगा? तो इस तरह से प्लांट जो है वो डोमिनेंस से रिलीज, लेटरल बर्ड्स जो है वो डोमिनेंस से रिलीज हो जाते हैं। तो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक। इसको लॉन्ग और शॉर्ट एमसीक्यूज तीनों के लिहाज से अच्छी तरह से देख लीजिएगा। थैंक यू क्लास।